नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के 8 जिलों के जंगलों में भयंकर आग, पानी की बौछार के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात। गढ़वाल पहुंची वायुसेना की 11 सदस्यीय टीम। प्रमोशन में आरक्षण अवैध, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला। 2002 से अब तक हुए सभी प्रमोशंस होंगे रद्द। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी राज्य सरकार। बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगाने वाला रियल एस्टेट कानून आज से लागू। उपभोक्ताओं को तय समय पर मिलेगा घर। नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने के साथ 3 साल तक की सजा का प्रावधान। दिल्ली में आज से डीजल टैक्सियों पर रोक, बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। वाहनों से उत्सर्जन कम करने के उपाय नहीं करने पर केंद्र को फटकार। और इराक में राजनीतिक संकट गहराया, नई कैबिनेट का गठन नहीं होने से नाराज प्रदर्शनकारियों का संसद भवन समेत ग्रीन जोन पर कब्जा। बगदाद में आपातकाल। खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में बड़े पैमाने पर आग लगने के बाद 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है। 11 सदस्यीय वायुसेना की टीम भी गढ़वाल पहुंच चुकी है और इस बीच राज्यपाल ने अधिकारियों के साथ बचाव प्रयासों की समीक्षा की। NDRF, SDRF और सेना के जवान भी आग बुझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इस आग में अब तक 6 लोग मारे जा चुके हैं। उत्तराखंड में जंगल जल रहे हैं। सैकड़ों हेक्टेयर वन बर्बादी की कगार पर हैं। इंसानी बस्तियों के साथ साथ जानवर भी इसकी चपेट में आ गए हैं। जंगल दर जंगल फैलती जा रही आग से स्थानीय लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। वहाँ के लोग हैं, एयरफोर्स के जवान हैं। इनका मुख्य काम है जो जंगलों में आग लगी हुई है उसको बुझाने का। जैसे कभी कहीं से कोई सूचना प्राप्त होती है, कहीं जाना होगा तो ये यहाँ से बकेट से पानी भरेंगे। झील है हमारे यहाँ, जीप की झील है, वहाँ से पानी लेके संबंधित क्षेत्रों में जहाँ पे भी आग लगी वहाँ पे छिड़काव करके उसको आग बुझाने का काम करेंगे। सरकार ने राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। NDRF की 3 टीमें अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली जिले में आग बुझाने में जुट गई हैं। अग्निशमन विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। आपदा से निपटने के लिए 6000 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि 20 सालों की ये सबसे भीषण आग है। हमने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की थी और एक तो एयरफोर्स का जो ऑपरेशन है वो तो बेसिकली ये है कि उनके पास Mi-17 की सेवाएं हैं। उसमें ये व्यवस्था है कि पानी हम लेके आते हैं अपने स्रोतों से और जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा आग लगी है वहाँ पानी का छिड़काव करते हैं। कुमाऊं और गढ़वाल के 1900 हेक्टेयर में फैले जंगलों को आग से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह से पहाड़ों पर बसने वाले 1500 गांवों पर खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड के जंगलों में इस साल आग लगने की 1000 से ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर राज्य को अग्नि आपदा पीड़ित घोषित करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात गर्मी और सूखे की। एक तरफ उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है तो दूसरी तरफ पूर्वी और उत्तर भारत में आसमान से आग बरस रही है। वहीं देश के दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में भी गर्मी का सितम जारी है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और राजधानी लखनऊ समेत कई इलाकों में तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं बांदा में तापमान 45 डिग्री को पार कर गया। बिहार में गर्मी के कारण जनजीवन पर असर पड़ा है। पटना में अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना सरकार ने राज्य में लू से मरने वालों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए उम्र की जो सीमा की पाबंदी है वो खत्म कर दी है। पहले ये सीमा 65 साल थी।
और सूखे से जूझ रहे बुंदेलखंड के नौगांव कस्बे में लोग एकजुट होकर इस संकट का सामना कर रहे हैं। यहाँ की इकलौती धसान नदी इस बार सूख गई है, जिसमें पानी की जबरदस्त किल्लत हो गई। नगर पालिका के बोरवेलों में पानी देना बंद कर दिया है, लेकिन जलदान अभियान ने यहाँ की दशा बदल दी। राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। बूंद बूंद पानी के लिए तरसते बुंदेलखंड की ये एक नई तस्वीर है। यहाँ के किसी भी बाशिंदे को पानी की किल्लत से जूझना ना पड़े, इसके लिए स्थानीय निवासियों ने जलदान की मुहिम शुरू की है। इस मुहिम ने सूखे चेहरों पर राहत ला दी है। जो नगर पालिका के बोर्ड हैं और जो शहर के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना अपना सहयोग दिया है, उसी से नगर की व्यवस्था टिकी है। जो 60-70 हजार आबादी है, उन तक घर घर पानी पहुंच रहा है नल के माध्यम से। नौगांव को रोजाना 24 लाख लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन सूखे की मार ऐसी पड़ी कि नगर पालिका अब 2 लाख लीटर पानी का ही इंतजाम कर पा रहा है। ऐसी में अधिकारियों ने समृद्ध किसानों से जलदान की अपील की। अब नगर पालिका के टैंकर नौगांव के आसपास के किसानों के बोरवेल से पानी भरकर एक जगह इकट्ठा करते हैं, जहां से पूरे नगर को पानी की सप्लाई की जाती है। और हमारा यही है कि सभी लोगों को पानी उपलब्ध हो जाए और सभी लोग पानी की समस्या से दूर रहें। हमारे नगर की जो जनता है सामने आई और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बोर दिए और अपना जलदान के द्वारा ही हम यहाँ नगर की समस्याओं को सुलझा पा रहे हैं। 1857 की क्रांति का केंद्र रहे नौगांव में अंग्रेजी राज में बनी कई शानदार इमारतें हैं, जो इसकी संपन्नता की कहानी बताती हैं। यहाँ आसपास कोई तालाब या जलाशय नहीं है, लेकिन जल संकट के समय यहाँ के लोगों की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है। बुंदेलखंड के अन्य तमाम इलाकों की तरह शायद नौगांव भी बहुत ही भीषण जल संकट की चपेट में आ गया होता, लेकिन यहाँ चले जलदान अभियान ने काफ़ी कमाल दिखाया है और आज ये नगर जल संकट से अछूता है और लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। कैमरामैन जूनियर के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, नौगांव, छतरपुर। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले के तहत राज्य सरकार की सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रमोशन में आरक्षण को अवैध ठहराया। चीफ जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस संजय यादव की पीठ ने पब्लिक सर्विस प्रमोशन नियम 2002 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने 2002 के बाद आरक्षण के आधार पर किए सभी प्रमोशन रद्द कर दिए हैं। राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और बिल्डरों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए बनाया गया रियल एस्टेट कानून आज से लागू हो रहा है। कानून के लागू होने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बिल्डरों को तय समय के भीतर ग्राहकों को फ्लैट उपलब्ध कराने होंगे। कानून लागू होने से प्रमोटर और बिल्डर प्रोजेक्ट पूरा करने में देरी नहीं कर पाएंगे। इसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों पर भारी जुर्माने के साथ ही 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। और MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज पहले चरण का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इससे पहले शुक्रवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई कर परीक्षा की तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया था। नीट के तहत 24 जुलाई को दूसरे चरण की परीक्षा कराई जाएगी। किंगफिशर एयरलाइंस के ब्रांड्स और ट्रेडमार्क की नीलामी में भी बैंकों को सफलता नहीं मिली, क्योंकि एक भी खरीदार सामने नहीं आया। इसकी कीमत 366 करोड़ 70 लाख रुपए रखी गई थी। ये नीलामी कल सुबह 11:30 बजे शुरू हुई, जिसे 1 घंटे तक कोई भी खरीदार नहीं मिलने पर बंद किया गया। इससे पहले बैंकों ने मुंबई के किंगफिशर हाउस को बेचने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए भी कोई बोली नहीं लगी थी। बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या पर SBI समेत 17 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक कर्ज बकाया है।
कांग्रेस ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के सवालों पर पलटवार किया। कांग्रेस ने यह जानना चाहा कि ब्लैकलिस्ट की गई अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी को मेक इन इंडिया में हिस्सा लेने की मंजूरी कैसे मिली। वहीं बीजेपी ने कहा कि मुख्य मुद्दा ये है कि घूस किसे मिली। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में शनिवार को कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से सवाल पूछे। कांग्रेस ने पूछा कि अगर अगस्ता वेस्टलैंड बोगस कंपनी थी तो 22 अगस्त 2014 को रक्षा सौदों में भागीदारी की अनुमति क्यों मिली, जबकि 3 जुलाई 2014 को ही कंपनी पर पाबंदी लगी थी। पार्टी ने कहा कि क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड से 2068 करोड़ रुपए वसूले, जबकि अंतरिम भुगतान महज 1620 करोड़ रुपए का था। कांग्रेस ने कहा कि अगर विदेश में फील्ड ट्रायल भ्रष्टाचार है तो नई रक्षा खरीद नीति में इसकी अनुमति क्यों दी गई है। अमित शाह जी और भाजपा सरकार को अपने झूठे, बेबुनियाद, भ्रामक और मिथ्या बयानों के लिए कांग्रेस नेतृत्व के साथ साथ पूरे देश के 125 करोड़ लोगों से माफी मांगनी चाहिए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड को जिस तरह मदद की गई उस पर यूपीए सरकार को जवाब देना होगा। सबसे बड़े उसमें पैसा है कि पैसा किसने लिया है, उसका जवाब उस समय के सरकार को देना होगा, क्योंकि इटालियन हाईकोर्ट जो इक्विवेलेंट होता है उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि वहाँ के लोगों ने 125 करोड़ दिया है। इस मामले में शनिवार को सीबीआई ने पूर्व उप वायुसेना प्रमुख जेएस गुजराल से पूछताछ की। गुजराल उस टीम में शामिल थे जिसने टेंडर की शर्तें बदलने का फैसला किया था। वहीं पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से सोमवार को पूछताछ होगी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच 78% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। 24 परगना दक्षिण में 80%, हब्बल्ली में 79% और कोलकाता दक्षिण में 63% वोट डाले गए। इस दौर में दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र पर लोगों की खास नजर है। यहां से मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, जहां कांग्रेस की दीपा दास मुंशी और बीजेपी के चंद्र कुमार बोस से उन्हें चुनौती मिल रही है। 5वें दौर के मतदान के बाद राज्य की 294 में 269 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद आखिरी दौर में 5 मई को 25 सीटों पर मतदान होना है। नतीजे 19 मई को आएंगे। The anti-social elements were deterred to even think of intimidating the voters. The elections in the 5th phase of West Bengal were conducted under intense, elaborate and effective security arrangements. और बीजेपी ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तिरुवनंतपुरम में इसे जारी किया। बीजेपी ने अपने दृष्टि पत्र में शराब पाबंदी, आर्थिक विकास और पर्यावरण संतुलन जैसी बातों का जिक्र किया है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र की जगह विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने इसे जारी करते हुए राज्य में एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि केरल में 2 गठबंधनों की राजनीति के दिन अब पूरे हो गए हैं और एनडीए तेजी से तीसरे विकल्प के तौर पर उभर रहा है। This is really Kerala's first tripolar election. There is not much difference between the original 2 bipolar players. The Congress and the left are natural bedfellows. पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी, जनजातीय इलाकों का विकास, टिकाऊ विकास और अर्थव्यवस्था, छात्रों को स्कॉलरशिप, किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज और तटीय इलाकों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का जिक्र है। The economic growth of Kerala has to take place within Kerala. Kerala can't be just an exporter of manpower resource. It has to use that resource within. Alternative LDF, UDF governments have resulted in that. बीजेपी ने उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाले हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की भी बात कही है। पार्टी ने दावा किया कि वो राज्य में पर्यावरण के बिगड़ते हालात पर श्वेत पत्र लाएगी।
पार्टी का दावा है कि सरकार आने पर अगले 5 सालों में 5 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ये भी मुद्दा में बात उस मेहनतकश मजदूर की जो काम की तलाश में अपना घर-बार, गांव, इलाका, राज्य छोड़कर दूसरे राज्य की तरफ रुख करता है। जब तक इस कानून के अंदर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी को हम फिक्स नहीं करेंगे, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि ये कानून का पालन होगा। 40 साल बीत गई, लेकिन आज हमारे सामने कई विडंबनाएं हैं जिस कारण से कानूनी व्यवस्था का सही तरीके से परिपालन या कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। ये भी मुद्दा है में इस बार आदिवासी श्रमिक और प्रवासी मजदूर कानून, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की वजह से बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कोई उपाय नहीं करने पर केंद्र सरकार से नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मंत्रालय में लोग क्या कर रहे हैं और वे कुछ अनुसंधान और समाधान क्यों नहीं निकाल सकते। पीठ ने कहा कि मंत्रालय के लोग सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई अदालत के समक्ष समाधान लेकर आए और फिर वे इस मुद्दे से निपटे। सुप्रीम कोर्ट ने डीजल टैक्सी चालकों को राहत देने से भी इनकार कर दिया है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में ये गाड़ियां आज से सड़क पर नहीं उतर पाएंगी। कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली में प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए दिया। रविवार से दिल्ली में टैक्सी से सफर करने वाले मुसाफिरों को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 1 मई से सिर्फ सीएनजी गाड़ियां ही चल पाएंगी। अदालत ने डीजल टैक्सियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली को हमें अगर पोल्यूशन फ्री करना है तो कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप तो लेने पड़ेंगे, उसी के बाद चेंज होगा। तो इस फैसले का तो हम स्वागत करते हैं। इस मामले में टैक्सी मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राहत देने की मांग की थी। ऑपरेटरों ने कहा कि बाजार में अभी तक कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिसकी मदद से डीजल गाड़ियों को सीएनजी में तब्दील किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि तय समय सीमा के दौरान ऑपरेटरों को दूसरे विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए था। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली गाड़ियों को इस आदेश से बाहर रखा गया है। रेडियो टैक्सी की तरह एनसीआर परमिट वाली टैक्सियों को भी छूट है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन टैक्स चुकाने के बाद दिल्ली पुलिस को 2000 सीसी या इससे ज़्यादा क्षमता वाली 190 डीजल गाड़ियों के पंजीकरण को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की सड़कों पर रोजाना करीब 70,000 टैक्सियां चलती हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लागू की गई संविषम योजना का दूसरा चरण कल समाप्त हो गया। पोर्टल इंडिया स्पेंड ने अपने अध्ययन में यह दावा किया है कि इस दौरान प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 1 से 15 अप्रैल के मुकाबले 15 से 30 अप्रैल के बीच प्रदूषण के स्तर में करीब 23% की बढ़ोतरी हुई है। आम आदमी पार्टी सरकार ने एक बार फिर दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की मांग उठाई है। इसके लिए दिल्ली स्टेट बिल का मसौदा भी तैयार कर लिया गया, जिसे जल्द ही वेबसाइट पर डालकर लोगों की राय ली जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसका ऐलान किया। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही, इसलिए इस मुद्दे को उठा रही है। असल में संविधान में दिल्ली ना ही पूर्ण राज्य है, ना ही पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश। इस वजह से उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के अधिकारों को लेकर विवाद सामने आते रहते हैं। लोगों के अपने घर के सपने के साथ प्राइवेट बिल्डर ही नहीं बल्कि अब सरकार भी खेल रही है। अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा सरकार को देने के बावजूद झुग्गी में रहने वालों को अब तक मकान नसीब नहीं हुआ। 20,000 से ज्यादा तैयार मकान खाली पड़े पड़े खंडर बनते जा रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग अब अपने वोट का हिसाब मांग रहे हैं कि आखिर कब उन्हें अपने सपनों का घर मिलेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से गरीबों को मकान देने वाली राजीव रत्न आवास योजना अभी भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। लंबे समय से छोटे घर का सपना संजोए लोगों की उम्मीदें अब टूटने लगी हैं। दिल्ली के कीर्ति नगर की झुग्गियों में रहने वाली मीना देवी को उम्मीद थी कि राजीव रत्न आवास योजना की बदौलत उनकी खुद के घर की उम्मीद पूरी हो जाएगी, लेकिन वो सपना आज भी सपना है।
2013 में 2014 अगस्त में हम लोग 68,000 रुपया जमा किए। उस टाइम हमें ये कहा गया 10 दिन के अंदर में आपको मकान मिल जाएगा। आज तक तो ना मकान मिली और ना हमें पैसा मिला। हम झुग्गी वालों को क्या सुविधा सरकार देते हैं? कोई सुविधा नहीं देते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाली मीना देवी ने किसी तरह 28,000 रुपए का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन बाकी के 40,000 के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा। मकान तो नहीं मिला, लेकिन ब्याज का बोझ बढ़ता जा रहा है। मीना की तरह लाखों लोग अपने घर का सपना पाले हुए हैं। रसीद का ये टुकड़ा हर बार इन लोगों की अपने मकान की हसरत को जिंदा कर देता है। हर बार सर्वे होता है, लिस्ट निकाली जाती है, लेकिन मकान की चाबी कब हाथ लगेगी किसी को नहीं पता। आज तक बबरौला में मकान नहीं मिला। फिर महीने 2 महीने के बाद यहाँ आके हरगामा कर देते हैं मेट्रो वाले ने कि आज टूटेगा कल टूटेगा, लेकिन हम लोग बोरी बिस्तर बांध लेते हैं डर से, उनके डर से हट जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता चले जाते हैं। शीला दीक्षित सरकार के कार्यकाल में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 3 लाख मकान बनाने की तैयारी थी। 20,000 से ज्यादा मकान बनाए भी गए, लेकिन इनका अभी तक आवंटन नहीं हो पाया है। खाली पड़े ये मकान अब धीरे धीरे खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की नोडल एजेंसी इन मकानों को नई योजना के साथ लोगों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है, लेकिन ये काम कब पूरा होगा ये साफ नहीं है। थोड़ा दिन अभी हम लोग इस डिस्कशन में थे कि ये अलॉटमेंट्स वर्क किसके अंडर में होगा। इसको लगभग कंप्लीट कर लिया है सरकार ने और हम उसको आगे आने वाले समय में अलॉट करने के प्रोसेस में हैं। काफ़ी पहले से ऐसे लोग हैं जिनको पैसा दिया था और नहीं मिला है, इसलिए दिल्ली सरकार उस पर काफ़ी सक्रियता से काम कर रही है, जिससे जल्द से जल्द हम लोग उन लोगों को पहले चरण में जो है उनको हम मकान दिलवा सकें। इस योजना के तहत करीब 2 लाख लोगों ने आवेदन किया है, जिन्हें उम्मीद है कि एक ना एक दिन उनका परिवार अच्छे माहौल में अपनी जिंदगी गुजर बसर करेगा। राजीव रतन आवास के जरिए भी दिल्ली वालों ने दिल्ली में अपना घर होने का सपना तो देखा, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये घर भी बनकर तो तैयार हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे रहने वालों को ही इसका अता पता नहीं है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। पेट्रोल के दाम 1 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 2 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 62 रुपये 19 पैसे, कोलकाता में 65 रुपये 73 पैसे, मुंबई में 66 रुपये 71 पैसे और चेन्नई में 61 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं दिल्ली में अब डीजल 50 रुपये 95 पैसे, कोलकाता में 52 रुपये 97 पैसे, मुंबई में 56 रुपये 61 पैसे और चेन्नई में 51 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने न्यूजीलैंड के निवेशकों को भारत के मेक इन इंडिया अभियान से जुड़ने का न्योता दिया है। उन्होंने न्यूजीलैंड से घनिष्ठ रिश्तों पर जोर दिया और कहा कि पिछले कुछ सालों में दोनों देश इस रास्ते पर तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ बेहतर रिश्तों को अहमियत देता है। राष्ट्रपति शुक्रवार को यहां 3 दिनों की राजकीय यात्रा पर पहुंचे थे। न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल जेरी मातेपारे की मौजूदगी में उनका औपचारिक स्वागत हुआ। पहली बार भारत का कोई राष्ट्रपति न्यूजीलैंड की यात्रा पर आया है। इराक में जारी राजनीतिक संकट के बीच राजधानी बगदाद में आपातकाल लगा दिया गया है। शनिवार को शिया नेता मुक्तदा अल सद्र के सैकड़ों समर्थक गेट को तोड़कर संसद के अंदर घुस आए। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के कई हिस्से में तोड़फोड़ की। सद्र समर्थकों ने राजधानी के ग्रीन जोन पर कब्जा कर लिया। यहां संसद, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा अमेरिका और कई अन्य देशों के दूतावास हैं। मुक्तदा अल सद्र का आरोप है कि सरकार नई कैबिनेट को लेकर किसी नतीजे तक पहुंचने में नाकाम रही। इससे पहले सद्र ने प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी से अपने मंत्रियों को हटाकर उनकी जगह निष्पक्ष और किसी भी गुट से संबंध नहीं रखने वालों को मंत्री बनाने की मांग की थी। प्रधानमंत्री इसे लेकर संसद में 3 बार प्रस्ताव लेकर आए, मगर राजनीतिक पार्टियों के विरोध के चलते ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सके। सीरिया में एलेप्पो पर कब्जे को लेकर संघर्ष जारी है। सरकारी सेनाओं ने शनिवार को लगातार 9वें दिन भी शहर के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर भारी बमबारी की। इन 9 दिन में एलेप्पो में 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों जख्मी हैं। इस बीच शनिवार को कुर्दों के कब्जे वाले कमिशल में हुए एक कार बम विस्फोट में कम से कम 6 लोग मारे गए।
इधर रूस ने सीरिया में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताते हुए सभी सीरियाई बलों और संबंधित पक्षों से संघर्ष विराम संधि का पालन करने का आग्रह किया है। विद्रोही गठबंधन सीरियन नेशनल कोएलिशन यानी कि SNC ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र के युद्ध विराम को मानने के लिए बाध्य नहीं है और सरकारी सेनाओं की कार्रवाई का जवाब देंगे। ईरान में हुए संसदीय चुनाव के दूसरे चरण में राष्ट्रपति हसन रूहानी का समर्थन कर रहे सुधारवादियों को बड़ी जीत मिली है। इसके साथ ही नरमपंथी गुट को संसद में पूर्ण बहुमत मिल गया। इस चरण में संसद की कुल 68 सीटों के लिए वोटिंग हुई। इनमें से रूहानी समर्थकों को 37 पर जीत हासिल हुई। 22 सीटें रूढ़िवादी सिद्धांतवादियों को मिली। बाकी की सीटों पर निर्दलीय चुनाव जीते हैं। ईरान में पिछली 26 फरवरी को हुए आम चुनाव में इन 68 सीटों पर कोई भी उम्मीदवार कुल वोटिंग के जरूरी 1/4 वोट हासिल नहीं कर पाया। इसके चलते इन सीटों पर दूसरे दौर का चुनाव कराना पड़ा। और अमेरिका के टेक्सास में शनिवार को आई भारी बारिश और तूफान के बीच 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक लापता है। तूफान ने डलास के आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई है। यहां पे 1 घंटे के अंदर 19 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए। तूफान में पेड़ उखड़ गए और बारिश का पानी घरों में भर गया। पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गई और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। दुनिया भर के उद्योग धंधों में मजदूरों, कामगारों और मेहनतकशों की अहम भूमिका है। ये दिन मजदूरों की परेशानियों, इनके संघर्ष और एकता को समर्पित है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है। तब अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज्यादा रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। इस दौरान शिकागो में पुलिस की गोलीबारी में 7 मजदूर मारे गए थे। इसके बाद अमेरिका में काम करने का समय 8 घंटे निश्चित कर दिया गया। और आज मशहूर गीतकार मन्ना डे का जन्मदिन है। मन्ना डे को भारतीय संगीत की जानी मानी आवाजों में एक माना जाता है। मन्ना डे ने 1950 में फिल्म मशाल में पहली बार एकल गीत गाया। इनकी आवाज गंभीर गीतों पर खूब सजती थी। हालांकि उन्होंने लोकगीत से लेकर पॉप गाने तक गाए। उन्हें संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1971 में पद्मश्री और 2005 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। 2007 में उन्हें प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। 24 अक्टूबर 2013 को मन्ना डे का निधन हो गया। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के 8 जिलों के जंगलों में भयंकर आग, पानी की बौछार के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात। गढ़वाल पहुंची वायुसेना की 11 सदस्यीय टीम। प्रमोशन में आरक्षण अवैध, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला। 2002 से अब तक हुए सभी प्रमोशंस होंगे रद्द। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी राज्य सरकार। बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगाने वाला रियल एस्टेट कानून आज से लागू। उपभोक्ताओं को तय समय पर मिलेगा घर। नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने के साथ 3 साल तक की सजा का प्रावधान। दिल्ली में आज से डीजल टैक्सियों पर रोक। बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। वाहनों से उत्सर्जन कम करने के उपाय नहीं करने पर केंद्र को फटकार। और इराक में राजनीतिक संकट गहराया। नई कैबिनेट का गठन नहीं होने से नाराज प्रदर्शनकारियों का संसद भवन समेत ग्रीन जोन पर कब्जा। बगदाद में आपातकाल। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन।